नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का ये सिलसिला और सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम है। नगर निगम का चुनाव है। पहली बार जोधपुर में 2 निगमों के चुनाव हो रहे हैं, तो नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। चुनाव प्रचार में दिलचस्प नजारे देखने को मिल रहे हैं। इस बार चुनावी रण में साफा का टशन जोरों पर है। सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिला प्रत्याशी और उनके समर्थकों के सिर पर भी साफा नजर आ रहा है। शहर के वार्ड नंबर 50 में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थकों के बीच देखिए साफे का क्रेज। साफा पहनकर लोगों से वोट डालने की अपील कर रहे हैं। सिर पर कांग्रेसी रंग की पगड़ी और मुंह पर कांग्रेस चिन्ह वाला मास्क, यानी प्रचार का पूरा बंदोबस्त। हमारे सबसे पहले मुद्दे यही रहेंगे कि जो भी हमारा पार्टी के द्वारा जो भी हमें आगे से आगे बढ़ने के लिए महिलाओं में जो भी होता है, अलग अलग एनजीओज होती है महिलाओं के लिए, जैसे गरीब तबके की महिलाओं के लिए उद्योग धंधे वगैरह होते हैं। तो हमारा सबसे पहला मोटिव ये रहेगा कि बेरोजगारी को हम दूर करें और रोजगार की ओर आगे बढ़ें। कांग्रेस प्रत्याशी उपासना सिंह भाटी का दावा है कि पगड़ी जोधपुर की आन बान शान है और जब पगड़ी पहन ही ली है तो इसकी लाज भी जरूर रखेंगी। 40 साल तक पार्टी की सेवा करने वाले एक बीजेपी नेता के साथ जब पार्टी ने इंसाफ नहीं किया तो नेताजी ने नाराजगी में पार्टी छोड़ दी और विरोधी खेमे में शामिल हो गए। हम बात कर रहे हैं कोटा के बीजेपी नेता सतीश गोपलानी की, जिनकी पत्नी को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो सिंधी समाज से ताल्लुक रखने वाले गोपलानी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। सबसे कारण बड़ा तो ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भयंकर उपेक्षा हो रही है। माननीय सांसद महोदय भले बड़ी कुर्सी पे पहुंच गए हैं, तब से कार्यकर्ताओं को मेरा ऐसा लग रहा है कि उपेक्षा की जा रही है। और सबसे बड़ा दर्द ये रहा कि मेरे को 2 बजे घर से बुला के मेरी पत्नी का सिंधी कॉलोनी से नामांकन भराया गया कि हम 2 बजे के बाद 3 बजे तक सिंबल देने चेंज किया जाएगा, और मेरे को धोखे में रखा। और बाद में अध्यक्ष महोदय ने सुबह भास्कर में स्टेटमेंट पढ़ा कि उन्होंने मेरे को डमी कैंडिडेट घोषित किया है। अब गोपलानी कांग्रेस उम्मीदवार के प्रचार अभियान में मुस्तैदी से जुट गए हैं। गोपलानी ने बीजेपी पर टिकट बंटवारे में सिंधी समाज की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। बंद कर दियो, रेलिंग के, सड़क के, टायरा के, कोरोना काल में लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी अभियान के तहत सीकर जिले के नीमका थाना क्षेत्र में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। एक कलाकार ने कोरोना वायरस का भेष धरा और फिर नाटक के जरिए लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक किया। इस दौरान सभी लोगों को नो मास्क नो एंट्री और 2 गज की दूरी बनाए रखने का संदेश भी दिया गया। अरे भारत में ये लॉकडाउन लगाई, सैनिकों को बंद कर दिया, भूखो मर गो, भूखो मर गो, भूखो मर गो, किसके लड़ू, किसके लड़ू। ये उसकी फरियाद है जो देश सेवा के लिए बॉर्डर पर है। ये उसकी गुहार है जो शातिर के जाल में फंस चुका है। ये उसकी पुकार है जो बैंक के कर्ज में डूब चुका है। यहाँ तक कि उसके घर पर भी संकट है और इस फौजी को इस दौराहे पर खड़ा करने वाला एक पूर्व डाक सेवक है, जिसने डाकघर में फर्जीवाड़ा किया, 40 लाख का गबन किया, जो अब बढ़कर 57 लाख हो गया है। खुलासा हुआ तो उसकी नौकरी भी चली गई। गबन किए गए पैसों की निकासी के लिए कुर्की जब्ती के आदेश तक हुए और इसी आदेश की फांस में फंस गया एक फौजी। मेरी सेना की नौकरी 17 साल करके जो पैसा मैंने इकट्ठा किया था, उस पूंजी से मैंने घर लिया है, तो मेरी ऐसी क्या गलती हो गई कि मेरा घर जो है आज नीलाम हो रहा है। अब फौजी दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन जिम्मेदार उसकी सुनने को तैयार नहीं।
सीकर में बच्चों की टीसी काटने का मामला सामने आया तो हड़कंप मच गया। यहाँ पर एक शख्स ने सीक्रेट कैमरे की मदद से स्कूल का सिस्टम हैक कर लिया और 130 बच्चों की टीसी काट दी और फिल्मी स्टाइल में पुलिस प्रशासन और जिला शिक्षा अधिकारी को गुमनाम चिट्ठी भी भेजी, जिसमें उसने लिखा, आदरणीय सभी अधिकारियों को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं पटसाना का नागरिक हूँ। मैं सरकारी कर्मचारी पद से रिटायर्ड हूँ। सभी उच्च अधिकारियों को बताना चाहता हूँ कि पटसाना में 3 स्कूल की और खाटू के एक स्कूल में टीसी मेरे माध्यम से ही काटी गई हैं। मैंने ये टीसी इसलिए काटी क्योंकि स्कूल संचालक सरकार के भुगतान के बावजूद आरटीई के बच्चों के माता पिता को परेशान कर रहे थे और जल्द से जल्द पैसा जमा करवाने का दबाव बना रहे थे। फिर मैंने आरटीई के नियमों का अध्ययन किया तो पता चला कि बच्चों की किताब, स्कूल ड्रेस आदि का खर्च सरकार उठा रही है। फिर स्कूल वाले परीक्षा शुल्क, कंप्यूटर शुल्क, गाड़ी शुल्क आदि के नाम पर अभिभावकों से पैसा ऐंठ रहे हैं। बेचारे अभिभावकों को आरटीई के नियमों का पता नहीं रहता। कई बच्चे तो स्कूल में पढ़ भी नहीं रहे थे, फिर भी उनके नाम पर सरकार से पैसा उठाया जा रहा था। फिर मैंने प्लान बनाया और एक कंप्यूटर के जानकार के साथ बटन पैन वाला कैमरा और वीडियो रिकॉर्डर खरीदा। फिर कई स्कूलों का दौरा किया। हम 2-3 बार स्कूल गए हैं। स्कूल की आईडी और पासवर्ड को रिकॉर्ड किया, जिसके बाद मैंने 4 स्कूलों की टीसी काटी। मेरा आप सभी अधिकारियों के माध्यम से सरकार को सुझाव है कि ये आरटीई का भुगतान सीधे बच्चों के खाते में किया जाए, जिससे इन माता पिता को परेशानी नहीं होगी। मेरा काम करने का तरीका गलत था, इसके लिए माफी। कृपया मेरी जांच न करवाएं। कॉमन। जोधपुर के सेतराबाद क्षेत्र में लोग उस समय दहशत में आ गए जब अचानक आसमान से गुब्बारे के साथ एक मशीनुमा चीज एक खेत में गिर गई। खेत में अजीब सी चीज की खबर लगते ही मौके पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा होने लगे और हैरत भरी नजरों से इस चीज को काफी देर तक यूं ही देखते रहे, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये चीज है क्या। लोग ना तो इस मशीन के पास गए और ना ही इसे हाथ लगाया। गुब्बारे के साथ आई ये मशीनुमा चीज काफी देर तक खेत में ऐसे ही पड़ी रही। इसके बाद लोगों ने पुलिस को खबर दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इसे अपने कब्जे में ले लिया। जानकारों के मुताबिक ये चीज मौसम विभाग का कोई उपकरण है जो खेत में गिर गया था। माता जी का मंदिर में बहुत पब्लिक आती है ना, और माने भी बहुत सारे झूला झूलाते हैं और काम भी करते हैं माँ सबका। हाँ, और मतलब पेड़ वगैरह होता है ना, इसको कोई नहीं काटते हैं। एक बार रोड से जा रहे थे, जाते जाते माता रानी से बोल गए, माता हमारा ये काम हो जाए तो हम तेरे धोखे आएंगे। जब से हमारे सारे काम यही पूरे हो रहे हैं और हम हर अष्टमी को, सातवें को, जब मर्जी आ जाते हैं, हर महीना आते हैं यहाँ पे। बूंदी का खेड़ा माता मंदिर पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर प्रकृति को बचाने का संदेश भी दे रहे हैं। माता झैठाल के सामने जल रही दिव्य ज्योति, चारों तरफ हवन की खुशबू, आशीर्वाद पाने के लिए मंदिर में श्रद्धालुओं की कतार। जी हाँ, ये नजारा है बूंदी के जजबार कस्बे के झोपड़ा गांव का, जहां स्थित झैठाल माता मंदिर। मान्यता है कि माता के भक्त तंबाकू से बने उत्पाद, सिगरेट, बीड़ी और हुक्के के अलावा किसी भी नशे को हाथ तक नहीं लगाते। क्या मान्यता, अभी यहाँ धूम्रपान नहीं चले। वर्षों से जो माताजी महाराज की स्थापना हुआ, जब से कोई लेना देना नहीं है धूम्रपान का। कितने परिवार हैं? हम 350 के लंगर हो गए अभी परिवार। कोई धूम्रपान नहीं करता? कोई धूम्रपान अगर गलती से कर लेता है उसका नुकसान होता है। पूर्वजों की मान्यता के अनुसार पूरा झोपड़ा गांव माता के प्रताप से नशा मुक्त है। गांव में तंबाकू युक्त सामग्री का सेवन करना मतलब माता जी का श्राप मिलना है। यदि किसी ने भूलवश नशे की सामग्री का उपयोग कर लिया तो उसे माता जी अपने तरीके से दंड देती है। बढ़ते आगे 20 मिनट में 20 खबरों में अब बात करते हैं देश की कई और अहम खबरों की। आग के तांडव की ये तस्वीरें हिमाचल के किन्नौर जिले की हैं। यहाँ पुरवानी गांव में अचानक भीषण आग लग गई, जिसके बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। थोड़ी ही देर में इस आग ने भीषण रूप अख्तियार कर लिया और तेजी से फैलने लगी। आग की चपेट में आने से आधा गांव जलकर खाक हो गया। हालांकि राहत की बात ये रही कि आग में कोई हताहत नहीं हुआ।
इस भीषण अग्निकांड पर हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने दुख जताया है। ये आग कैसे लगी, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया जिसमें एक मकान पानी में ढह गया। जिस नदी के पास ये मकान बना था उसमें बारिश की वजह से अचानक पानी बढ़ गया, जिससे आसपास के कुछ मकान उसमें डूब गए, लेकिन एक मकान देखते ही देखते उस पानी में समा गया। इस हादसे ने इलाके के लोगों को दहशत से भर दिया। सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि एक मोहल्ले में बने उस मकान का निचला हिस्सा नदी के पानी में पूरी तरह डूबा था और वहां लोगों की काफी भीड़ भी जमा थी। तभी वो मकान पानी में ताश के पत्तों की तरह ढह गया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। इतना ही नहीं, एक दूसरी तस्वीर में नदी के पानी के बीच कुछ और मकान गिरने के कगार पर नजर आए, जिससे लोगों में खौफ भर गया। हादसे की आशंका को देखते हुए लोगों ने उन मकानों से अपना सामान निकालना शुरू कर दिया। सौभाग्य की बात है कि नदी के पास बने ये मकान कई दिनों से पानी में डूबे हैं, जिससे इनकी नींव कमजोर हो चुकी है। यही वजह रही कि एक मकान तो पानी में ही समा गया, जबकि कुछ मकानों पर पानी में गिरने का खतरा मंडराने लगा। दिल्ली में प्रदूषण बेहद खराब स्तर पर पहुंचने की वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि न तो कुछ हवाओं की रफ्तार बढ़ने वाली है और न ही बारिश के कोई आसार है। इसलिए प्रदूषण से जल्द राहत मिलने की उम्मीद कम है, जबकि दिल्ली को धुएं वाली धुंध की चादर अभी से पूरी तरह ढक चुकी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से धुंध यहाँ नजर आ रही है, सफेद धुंध नजर आ रही है। यहाँ से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर राष्ट्रपति भवन है और आप देखिए कि किस कदर बेहद धुंधला नजर आ रहा है। दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में सुबह के वक्त विजिबिलिटी बेहद कम रही। घर से सुबह की सैर करने वाले हों या कामकाज के लिए घर से निकलने वाले हों, सड़क पर निकलते ही लोगों का दम घुटने लगा। सांस लेने में दिक्कत होती है, शाम को निकलते हैं जैसे एकदम धुंधला धुंधला दिखाई देता है। शाम के टाइम में सांस लेने की दिक्कत आ रही है, उसे सरकार को इसके रोक लगानी चाहिए। सुबह और शाम के वक्त तो विजिबिलिटी कम रही ही, दोपहर के वक्त भी 500 मीटर से ज्यादा दूरी पर कुछ भी दिखना बंद हो गया। दोपहर का वक्त हो चला है और इस वक्त अगर आपको राजघाट के आसपास की तस्वीरें दिखाएं तो आप देखिए आपको ज्यादा दूर तक साफ नजर नहीं आएगा। बढ़ते प्रदूषण की वजह से पहले ही दिल्ली में ग्रैप लागू किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के आगरा में फुटपाथ पर ढाबा चलाने वाली 80 साल की भगवान देवी, जो सोशल मीडिया पर रोटी वाली अम्मा के नाम से वायरल हुई, न्यूज 18 की मुहिम के बाद उनकी मदद के लिए लोगों की कतार लग गई। भगवान देवी, जो कल तक फुटपाथ पर मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाकर ढाबा चलाती थीं, उनके लिए कुछ लोगों ने एक ठेले का भी इंतजाम कर दिया। और ये हुआ न्यूज 18 की उस मुहिम के बाद जिसमें फुटपाथ पर ढाबा चलाने वाली 80 साल की भगवान देवी का दर्द दिखाया गया। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो वायरल हुए और धीरे धीरे उन तक मदद पहुंचने लगी। यही नहीं, कुछ लोगों ने तो उनके लिए एक ठेले का भी इंतजाम कर दिया। इसके अलावा किसी ने गैस और चूल्हे की मदद कर दी, तो कोई बर्तन और दूसरी चीजें लेकर वहां पहुंच गया। लोगों ने आगरा की रोटी वाली अम्मा पर इस कदर प्यार लुटाया कि उनके आंसू मुस्कान में बदल गए। यही नहीं, उनका ढाबा फुटपाथ से ठेले पर आ गया। काम में हाथ बटाने और उनके हाथों का खाना खाने के लिए भी वहां लोगों की भीड़ दिखी। पटना के घर का चूल्हा जलाने वाले एलपीजी वेंडर ने मतदाताओं को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। इन एलपीजी कर्मचारियों ने हाथों में वोटर जागरूकता का पोस्टर थाम लिया है, तो हर गैस सिलेंडर को लोकतंत्र के महापर्व के नारों से रंग दिया है। मतदान की अपील से सजे एलपीजी सिलेंडर जब हर घर के किचन तक पहुंचेगा, तो उसे देखकर एक बारगी मतदाताओं की आंखें जरूर खुल जाएगी। तभी तो पटना के डीएम की हरी झंडी मिलते ही वोट करेगा पटना के स्लोगन वाले एलपीजी सिलेंडर लेकर ये वेंडर राजधानी की गलियों की ओर निकल पड़े। लोकतंत्र का सम्मान करें, चलो सभी मतदान करें। खगड़िया में जल्द ही मतदान होने वाला है। ऐसे में डफली की थाप पर जूनियर इंडियन आइडल आदर्श कुमार खगड़िया के मतदाताओं से वोट देने की सुरीली अपील करते नजर आए। सुनो भाई, सुन लो बहना, अपने वोट को मत भूलना, अपने वोट को मत भूलना। चलो सभी मतदान करें, लोकतंत्र का सम्मान करें। चलो सभी मतदान करें, लोकतंत्र का सम्मान करें। वोट ही जनता की असली ताकत होती है, इसलिए मतदान के दिन घर से जरूर निकलें और बिहार का नेतृत्व करने के लिए सही नेता का चुनाव करें। कोलकाता में दुर्गा पूजा के मौके पर पंडालों में प्रवासी मजदूरों की झलक दिखाई गई।
इस साल वहां के ज्यादातर पंडाल कोरोना संकट और प्रवासी मजदूरों की थीम पर सजाए गए, लेकिन एक पंडाल में देवी दुर्गा को ही एक प्रवासी महिला मजदूर का रूप दे दिया गया। लॉकडाउन के बाद अपने घरों के लिए पैदल निकले लाखों प्रवासी श्रमिकों के सम्मान में ये मूर्ति बनाई गई। इस मूर्ति की वहां पहुंचे लोगों ने भी खूब तारीफ की। माइग्रेंट लेबर पे जो पंडाल बना है बहुत ही अच्छा बना है। प्रतिमा के साथ ही पूरा पंडाल भी प्रवासी मजदूरों की थीम पर ही सजाया गया। पंडाल में जगह जगह सैकड़ों बोरियां टंगी नजर आईं, जिनके जरिए लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों के सामने आए खाने के संकट को दिखाने की कोशिश की गई। साथ ही वहां एक साइकिल और सामान ढोने वाली गाड़ी भी खड़ी नजर आई, जबकि एक पंडाल को गत्ते के डिब्बों और पुराने फर्नीचर की मदद से सजाकर कोरोना काल में पैसों की बचत करने का संदेश दिया गया। यहाँ पर मैं आपको एक पूजा पंडाल दिखाती हूँ, जहाँ पर पुराने टेबल, पुरानी कुर्सियाँ, पुराने दरवाजे, खिड़कियां, टिन के डब्बों से ये पंडाल सजाया गया है। इस साल दुर्गा पंडालों में लोगों की भीड़ हर साल जैसी तो नहीं उमड़ी, लेकिन फिर भी काफी लोग प्रवासी मजदूरों की थीम पर बने इन पंडालों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। गुजरात के राजकोट में एक अस्पताल में कुछ डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने पीपीई किट पहनकर गरबा खेला। महामारी की वजह से ऐसा पहली बार है जब राज्य में गरबे का आयोजन नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरों की जान बचाने के लिए लगातार अपनी ड्यूटी कर रहे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने अस्पताल में ही तनाव को दूर करने के लिए गरबा खेला। गोल घेरा बनाकर पीपीई किट पहने सभी डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी एक दूसरे से कुछ दूरी बनाकर गरबा खेलते नजर आए। इसी तरह मुंबई में गोरेगांव के कोरोना सेंटर में भी कुछ मरीजों ने कोरोना से बचाव के नियमों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मिलकर गरबे का लुत्फ उठाया। दो बिस्तरों के इर्द गिर्द घूमकर सभी ने अपना मन बहलाने की कोशिश की। मंच पर सजा ये राम दरबार और इन सब के बीच तन मन और धन से राम में खोए ये लोग। ये कोई आम रामलीला का सीन नहीं है, बल्कि ये राम दरबार सजा है चारों ओर से दीवारों से घिरी काल कोठरी यानी जेल में। हल्द्वानी जेल के भीतर सजे इस राम दरबार में डायरेक्टर से लेकर एक्टर और एक्टर से लेकर संगीतज्ञ हर कोई कैदी है, लेकिन इसके बावजूद चारों ओर राम ही राम है। तो इस वर्ष जो हमारे पुलिस बंदी भाई यहाँ हैं उनके द्वारा मुझसे अपनी इच्छा व्यक्त की गई कि हम भी जो है इस वर्ष रामलीला का मंचन इस कारागार में करना चाहते हैं, तो उनकी इच्छा को देखते हुए मेरे द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि रामलीला के मंच पर कलाकार की भूमिका में मौजूद इन लोगों की असल जिंदगी इतनी आसान नहीं। ये लोग हत्या, लूट, बलात्कार, चोरी जैसे कई संगीन मामलों में आरोपी हैं। इसमें जो पात्र हैं वो विभिन्न तरह के आरोपों में हैं, कुछ चोरी में हैं, कुछ डकैती में हैं, कुछ पे पॉक्सो भी लगा है, तो इस तरीके के आरोपों में बंद है। दरअसल हल्द्वानी जेल में हर त्योहार के मौके पर इस तरह का आयोजन आम बात है, जिसका मकसद जेल के भीतर फैले टेंशन को खत्म कर कैदियों को नई राह दिखाना है, ताकि जेल से बाहर आने पर ये लोग आम जिंदगी जी सके। न्यूज़ 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। तो चलिए 20 मिनट में 20 खबरों में अब आपको दिखाते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक गैस पाइपलाइन में जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। ये धमाका एक गैस प्लांट की पाइपलाइन में गैस लीक होने की वजह से हुआ, जिसकी डरा देने वाली तस्वीर वहां से गुजर रही एक गाड़ी के कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। अचानक हुआ धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी लपटें करीब 100 फीट ऊपर तक उठती नजर आईं। जोरदार धमाके के बाद प्लांट से निकलते धुएं ने लोगों को खौफ से भर दिया। हादसे के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सड़कों पर दौड़ रही गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया, जो जहां था वहीं रुक गया। डरावनी लपटों को देख आसपास रहने वाले लोग अपने घरों से भागकर बाहर जमा हो गए। थोड़ी देर में दमकल की कई गाड़ियां भी वहां पहुंच गईं। मौके पर पहुंचते ही दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। भीषण आग को बुझाने में उन्हें कई घंटे लग गए। गैस पाइपलाइन में हुए धमाके की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया गया कि इस घटना में पास के कई मकानों और गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा। अमेरिका के कोलोराडो में जंगल में भीषण आग लग जाने के बाद आसपास के इलाकों को खाली कराया गया। खबर है कि यह आग हजारों एकड़ में फैल चुकी है, जिसे देखकर लोग खौफ से भर गए। आग की लपटें कई फीट ऊपर तक उठती नजर आईं और उसके धुएं के गुबार से पूरा आसमान ढक गया।
लपटों और धुएं के गुबार की वजह से वहां दिन में ही अंधेरा छा गया। खबर है कि प्रशासन ने आनन फानन में आसपास के इलाकों में रहने वाले हजारों लोगों को वहां से हटाकर सुरक्षित जगहों पर भेज दिया। इसके अलावा आग को बुझाने के लिए दमकल की सैकड़ों गाड़ियां भी बुलाई गई। सौभाग्य की एक बात यह कि तेज हवाओं की वजह से जंगल में लगी आग तेजी से फैल रही है। यही वजह रही कि कुछ ही घंटों में इसने जंगल के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। हाल के महीनों में कोलोराडो के जंगलों में आग लगने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। इटली में कोरोना के दोबारा रफ्तार पकड़ने के बाद कई इलाकों में 3 हफ्तों का कर्फ्यू लगा दिया गया। ये कर्फ्यू रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक चलेगा, जिसके लागू होते ही रात भर गुलजार रहने वाले बार, रेस्टोरेंट और खाने पीने की जगहें बंद होनी शुरू हो गईं। वहां के मिलान शहर से सामने आई कुछ तस्वीरों में कर्फ्यू के ऐलान के बाद लोग अपनी दुकानों का शटर गिराकर घर जाते नजर आए। इटली में कोरोना का केंद्र रहे लोम्बार्डी में बाकी इलाकों के मुकाबले पिछले कुछ दिनों में कोरोना के दुगने मामले दर्ज किए गए, जिनमें ज्यादातर केस मिलान से सामने आए। हालांकि वहाँ के कामकाजी लोगों को सरकार का यह कदम खास पसंद नहीं आया। Non l'ho trovato una mossa molto intelligente. रात भर जगमगाने वाली दुकानों के बंद होने के साथ मिलान की सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। कर्फ्यू का ठीक तरह से पालन हो, इसके लिए वहां कुछ पुलिस वाले भी घूमते नजर आए। सौभाग्य की एक बात यह कि इटली के कई इलाकों में बीते कुछ दिनों से रोजाना